नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में स्वागत है। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में एनटीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम अभी हाल ही में जनवरी 2025 में हुआ है। और अब तक आप लोग जो है YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें एनटीए नेट जेआरएफ जनवरी 2025 की क्वेश्चन पेपर के, तो क्वेश्चन पेपर के जो है आप लोग को सामने क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद टू डिसीजन वेरिएबल्स। दो निर्णय चरों वाली रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के इष्टतम समाधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग के सामने ऑप्शंस दिख रहा होगा। ऑप्शंस में कहा जा रहा है कि देयर इज ऑलवेज ए यूनिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, समस्या का हमेशा एक अनूठा समाधान होता है। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आइदर एन एक्सट्रीम पॉइंट और इज ऑन द लाइन कनेक्टिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। इष्टतम समाधान या तो एक चरम बिंदु होता है या फिर दो चरम बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। तीसरा ऑप्शन आप लोग देखोगे, ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड अप बाय एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इष्टतम समाधान द्वारा सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहा होगा, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ फिसाइड सॉल्यूशन। इष्टतम समाधान संभावित समाधानों के समूह का एक आंतरिक बिंदु हो सकता है। अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में आप लोग देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज ए यूनिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये क्या है? इनकरेक्ट है। इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज देयर कैन बी ए मल्टीपल सॉल्यूशन। Multiple solution within a feasible region in LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन एट ऑल, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देयर कुड बी अ मल्टीपल सॉल्यूशन और देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल। ये तो आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आइदर एन एक्सट्रीम पॉइंट और इज ऑन द लाइन कनेक्टिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये कह रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है या तो चरम बिंदु होगा या फिर दो चरम बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होगी। ये आप लोग देखोगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फिजिबल रीजन के जो होता है इनसाइड कैसे आप जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। ये आपका क्या है? ओरिजिन है। तो इसका जो आप अगर हम इसको नेम दे दें, ये हो गया ओ, ये हो जाएगा ए, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया बी, और ये आपका हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ई। तो आपका जो रीजन है ओ ए, ओ बी सी और ए, ये आपका क्या है? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन है। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट सी है ये आपका क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट है। पॉइंट ए आपका क्या है? कॉर्नर पॉइंट है। पॉइंट बी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? कॉर्नर पॉइंट। तो आप लोग देखोगे कह रहा है कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आइदर एन एक्सट्रीम पॉइंट और इज ऑन द लाइन कनेक्टिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो आप लोग देखोगे एक लाइन ये क्या है? ईबी है, दूसरा क्या है? एडी है। तो इन दोनों को जहां कनेक्ट हो रहा है उसमें क्या हो सकता है? उसका एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट वुड बी एस्टैब्लिश एट पॉइंट सी। सी आपका क्या होगा? एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा है कि आप लोग थर्ड देखोगे, ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड बाय एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इष्टतम समाधान के द्वारा सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? no at all resources fully utilized
by an optimal solution. There could be some constant with non bindings. ठीक है, तो ये आप लोग देखोगे ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे बी एन इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ ए फिजिबल सॉल्यूशन। इष्टतम समाधान संभावित समाधानों के संसाधनों का एक आंतरिक बिंदु हो सकता है। ये आप लोग देखोगे तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि इष्टतम समाधान संभावित संसाधनों के समूह का एक आंतरिक बिंदु हो सकता है। इष्टतम समाधान क्या होगा, यहां आप लोग देखोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आइदर एन एक्सट्रीम पॉइंट और ऑन द लाइन ऑफ कनेक्टिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट, ये होगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका 4 भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन वुड बी द ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देखोगे, ये कह रहा है कि वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन रिक्वायर्स, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। Vertical equality in taxation is based upon 2 principles. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आप लोग देखोगे इसमें आ जाएगा एबिलिटी टू पे, अदा करने की योग्यता। दूसरा क्या हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो आपका वर्टिकल इक्वालिटी इन टैक्सेशन है ये आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप देने की आपकी योग्य हो कि नहीं। दूसरा क्या है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि एज यू आर हैविंग द हायर इनकम द अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर गोइंग टू पे विल बी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग योर इनकम, कि आपका जो है इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ जो है आपका टैक्सेशन का जो आपकी अमाउंट है वो भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा पीपल इन द डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स डिफरेंटली, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसमें आप लोग देखोगे फर्स्ट कह रहा है पीपल इन द डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स इक्वली, नो। पीपल इन द डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स प्रोपोर्शनेटली, ये भी इनकरेक्ट है। नो टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इनकम, व्यक्तिगत आय के आधार पर कोई कर नहीं लगाया जाए, ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा पीपल इन द डिफरेंट इनकम ग्रुप, आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टेल्स अबाउट दैट डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स डिफरेंटली, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि पब्लिक डेब्ट ट्रांसफर फंड फ्रॉम पब्लिक टू द गवर्नमेंट, सार्वजनिक ऋण जनता से सरकार को धन हस्तांतरित करता है। पब्लिक डेब्ट जो है ट्रांसफर फंड फ्रॉम पब्लिक टू द गवर्नमेंट, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि पब्लिक बोरोइंग कर्टेल्स कंजम्पशन, जो सार्वजनिक उधारी है उपभोग को कम करता है, नहीं। पब्लिक बोरोइंग has been used to stimulate
कंजम्पशन rather than curtailing consumption। तो इसका आप लोग देखोगे कि पब्लिक बोरोइंग जो होता है सार्वजनिक उधारी उपभोग को कम करता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि उपभोग को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए ही क्या कहता है पब्लिक बोरोइंग को लिया जाता है। टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन, यस, कराधान उपभोग को कम करता है, ये सही है। गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट अफेक्ट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो है सरकारी उधारी आय वितरण को प्रभावित नहीं करता है, ये भी सही है। तो कह रहा है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पब्लिक बोरोइंग कर्टेल्स कंजम्पशन, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शंस क्या है, सही है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, ये आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि बिग बॉस थ्योरी कंसीडर अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट इसेंशियली डिपेंड्स ऑन, बिग बॉस सिद्धांत विकास की एक ऐसी प्रक्रिया पर विचार करता है जो अनिवार्य रूप से इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ये आप लोग देखोगे इसके बारे में। बिग बॉस थ्योरी का जो कंसेप्ट है, इसको किसने दिया हुआ है, रोजेस्टीन रोडान ने दिया हुआ है। रोजेस्टीन रोडान का दिया हुआ कंसेप्ट है, और किसके लिए बात करते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। इसमें ये बात करते हैं कि आप लोग देखोगे ऑप्शन कह रहा है कंप्रिहेंसिव प्लानिंग, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग, यस इट इज राइट, बिकॉज जो आपका रोजेस्टीन रोडान की बुक बिग बॉस थ्योरी है, प्रबल धक्का सिद्धांत है, इसमें ये बताते हैं कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसमें किस तरीके से सिग्निफिकेंट और कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट किया जाए। देयर इज अ नीड ऑफ significant and comprehensive investment decisions in underdeveloped country to trigger economic growth। और स्टिमुलेट ग्रोथ। तो आप लोग देखोगे इसमें कह रहा है कंप्रिहेंसिव प्लानिंग, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो बिग बॉस थ्योरी का कंसेप्ट है आपके रोजेस्टीन रोडान ने दिया हुआ है, डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि प्रबल धक्का, उसमें लार्ज जो था डिफरेंट सेक्टर में, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में क्या किया जाए, लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जाए, कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जिससे क्या हो जाए, इकोनॉमी में क्या हो जाए, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है क्या करे, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ को, सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सके, टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। देयर इज अ नीड ऑफ comprehensive investment in different sectors of an economy। तो इसको इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड कह रहा है फ्री मार्केट विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो। वेल डिफाइंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपका जो है पिगुबियन टैक्स में आता है, ये भी नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये भी नहीं है। तो बिग बॉस थ्योरी कंसीडर अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट एसेंशियली डिपेंड्स अपॉन द कंप्रिहेंसिव प्लानिंग,
कंपनी बिग पुश थ्योरी का कंसेप्ट आपका रोजेस्टिन रोडान ने दिया हुआ है। रोजेस्टिन रोडान जो होता है डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में इस तरीके से कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि इकोनॉमी क्या करे, सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, हैरिस-टेडारो फ्रेमवर्क डिस्कसेज। हैरिस-टेडारो फ्रेमवर्क पर चर्चा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। इसमें आप लोग देखोगे पोस्ट माइग्रेशन, ये क्या है, माइग्रेशन को क्या करना, पुश किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है। पुल्ड माइग्रेशन, इसको खींचा जा रहा है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, नो। द इनफॉर्मल इकोनॉमी, नो। ये आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। पोस्ट माइग्रेशन एंड पुल्ड माइग्रेशन, तो ये आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुल्ड माइग्रेशन। ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, पुल्ड माइग्रेशन। पुल्ड माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, हैरिस-टेडारो मॉडल आपको क्या बताता है पुल्ड माइग्रेशन में, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इट कंसीडर अबाउट पुल्ड माइग्रेशन which tells that movement of labor force from rural area to urban area due to differences among labor wages and इसमें आप लोग देखोगे ये कह रहा है कि पुल्ड माइग्रेशन की बात करता है, जो आपका हैरिस-टेडारो मॉडल है पुल्ड माइग्रेशन की बात करता है, क्योंकि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या करते हैं, लेबर फोर्स माइग्रेट करते हैं, क्योंकि जो लेबर की वेजेज होती है वो रूरल एरिया में कम होती है, अर्बन एरिया में अच्छा खासा उनको सैलरी इनकम मिल रहा होता है, तो इसलिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया को माइग्रेट करते हैं। और ये रूरल लेबर्स के वेजेज में डिफरेंसेस के कारण होता है, इनकम जो उनको मिलता है, उनकी जो सैलरी मिलती है उसमें डिफरेंसेस के कारण होता है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ड्यू टू द चेंजेस इन द इनकम of the laborers in the rural and the urban areas, variations in the wages of laborers in rural and urban area, as well as फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। आप लोग देखोगे अर्बन एरिया में फैसिलिटीज जो होता है ज्यादा अच्छी खासी होती है, रूरल एरिया में कम होता है, तो इसलिए क्या होते हैं, हैरिस-टेडारो मॉडल के अकॉर्डिंग जो होता है लेबर जो होते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुल्ड माइग्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है कि लेविस-रेनिस 5 फ्रेमवर्क कंसीडर्स द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एज एसेंशियल फॉर अनहिंडर्ड प्रोग्रेस। लुईस रेनिस की रूपरेखा निम्नलिखित रणनीतियों को निर्बाध प्रगति के लिए आवश्यक मानी जाती है। आप लोग देखोगे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें कह रहा है लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लानिंग, कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो आपका रेनिस 5 का मॉडल है, लेविस रेनिस 5, ये बात करते हैं देयर आर 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, वन इज ट्रेडिशनल सेक्टर और दूसरा बात करते हैं ये लोग मॉडर्न सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर में ये कंसिस्ट क्या आता है, एग्रीकल्चर है। जो आपका ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें ये क्या है, एग्रीकल्चर। कृषि है। और आपका मॉडर्न सेक्टर में क्या है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है,
तो हैरिस टेडारो आपका लुइस रेनिस 5 का जो मॉडल है, इसमें क्या होता है, ये बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर का सरप्लस लेबर है, वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज जीरो इन द अर्बन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट सरप्लस लेबर शुड बी migrated from agriculture to the industrial, from traditional sector to the modern sector। ये कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर इंप्लॉयड है, जहां पे एडिशनल लेबर इंप्लॉयड है, जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है, उन लेबर्स को क्या करना चाहिए, माइग्रेट करना चाहिए। उन लेबर्स का क्या होना चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए, किधर, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, आपके मॉडर्न सेक्टर की तरफ, जिससे क्या हो सके कि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, कैपिटल एक्यूमुलेशन को गेन किया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग देखोगे इसमें फोकस किया है। लैंड रिफॉर्म्स में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं। यस, ग्रीन रिवोल्यूशन में आपको क्या है, प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज करना है, विदाउट हिंडरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। रेनिस 5 मॉडल फोकसेस ऑन द surplus labor that is engaged in traditional sector or agriculture sector that should be transmitted to the modern sector or the industrial sector। जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में या ट्रेडिशनल सेक्टर में जो आपके एडिशनल लेबर लगे हुए हैं, जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है, उन एडिशनल सेक्टर को ट्रेडिशनल या एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या होना चाहिए, हस्तांतरित होना चाहिए, किधर, मॉडर्न सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे कि क्या हो सके, कैपिटल एक्यूमुलेशन को गेन किया जा सके, लेबर की जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव किया जा सके। ठीक है, इंडस्ट्री का ग्रोथ हो सके। तो ये फोकस करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब फसल की आपका एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी उससे क्या हो, इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें किसी तरीके का कोई कमी ना आए। ठीक है, तो आपका ये आप इसमें आप लोग देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन भी सही होगा। प्लानिंग की बात नहीं करते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन का स्पेशली इन्होंने फोकस नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शंस को देखोगे तो बी एंड डी तो बिल्कुल 100% श्योर सही है। बी एंड डी और ऑप्शन आपका यही है, फोर्थ ऑप्शन। आप लोग देखोगे सब में ए है, लैंड रिफॉर्म्स की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, प्लानिंग की भी बात नहीं करते हैं, तो आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट ऑप्शन शुड बी बी, डी एंड ई। ई क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन पे इन्होंने स्पेशली फोकस नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो बी, डी एंड ई हो जाएगा। दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, ए टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन द नॉन लीनियर आइसो पॉइंट एंड आइसोकास्ट लाइन आइडेंटिफाइड। गैर रैखिक आइसो पॉइंट और आइसोकास्ट रेखा के बीच एक स्पर्श बिंदु पहचानता है। कह रहा है कि टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन द नॉन लीनियर आइसो पॉइंट एंड आइसोकास्ट लाइन आइडेंटिफाइज। नॉन लीनियर आइसो पॉइंट है, ये आपका क्या है, नॉन लीनियर आइसोपॉइंट। ये आपके क्या है, आइसोकास्ट लाइंस हैं, सम लागत रेखाएं। और ये क्या है, नो आइसोपॉइंट है, सम उत्पादक वक्र। ठीक है, इसको आप ले लो x1 x2 x3। ठीक है, ये है y1 y2 y3, ये आपका ओरिजिन है। तो आप लोग देखोगे ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन एफिशिएंसी वेयर द फर्म कैन प्रोड्यूस ए डिराइव्ड आउटपुट एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो ऑप्शन ए आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मिनिमल कॉस्ट पे इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ये मान लो x0 है। ठीक है, x0 का प्रोडक्शन होगा, x0 का प्रोडक्शन होगा, जहां पे आपका आइसो पॉइंट जो होता है, आइसो कॉस्ट लाइन को क्या कर रहा है, टेंजेंट है, उसकी एक स्पर्श रेखा है। The tangency point between the non-linear isopoint and isocost line identifies the point of production efficiency where firm can produce a derived output at the minimum possible cost. Option 1 would be right. The various level of output that can be produced using a given level of inputs, no. The various combination of input that can be used to produce a given level of output, no.
द लीस्ट कॉस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, जहां पे आपका आइसो कॉन्ट आइसो कॉस्ट लाइन का क्या है? टेंजेंट है। ये आपका देख रहे हो जो नेगेटिव स्लोप वाला लाइन आपका क्या है? आइसो कॉस्ट लाइन है। सब लागत रेखाएं हैं। और ये आपका जो है नॉन लीनियर ये जो कर्व है ये आपका क्या है? आइसो क्वांट है, सम उत्पादक वक्र। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। उत्पादन दक्षता का वो बिंदु जहां एक फर्म न्यूनतम संभव लागत पर व्युत्पन्न आउटपुट पर उत्पादन कर सकती है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र परिकल्पना किसने दिया हुआ है? मैच करना लिस्ट 1, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। दूसरा आप लोग देखोगे कैश बैलेंस अप्रोच है। तीसरा क्या है? ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है। टेबल इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को मोदी गिलियानी जी ने दिया हुआ है। एफ मोदी गिलियानी ने। ये कब दिया हुआ था? 1956 में दिया था। कैश बैलेंस अप्रोच आपका किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। ये आप लोग देखोगे लेट 19th सेंचुरी में दिया हुआ था इन्होंने। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को किसने दिया हुआ है? दास, कार्ल मार्क्स ने। ये 1866 में इनकी बुक आई थी दास कैपिटल, जो आपके कार्ल मार्क्स है उनकी बुक आई थी दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की बात की कही है। ठीक है, और इसमें इन्होंने बात किया है कि जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है उसमें किस तरीके के आप लोग देखोगे एनटीआरएफ में अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें कॉम्बिनेशन में आप लोग देखोगे जो इसमें ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल होता है, तो इसमें इसका जो आंसर होता है C/B होता है। ठीक है, जो दास कैपिटल है उसमें आपका एक्सप्लेनेशन C/V भी दिया हुआ है, आपका C/C+V भी दिया हुआ है, और इसमें आपका S/V भी दिया हुआ है। C आपका क्या होता है? कांस्टेंट कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की बात किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की बात किया जा रहा है, तो जिसमें आप लोग देखोगे इसका जो फार्मूला होता है, इक्वेशन होता है C/V होता है कांस्टेंट कैपिटल अपॉन वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल में आपका आ जाता है क्या? मशीनरी आ गया, कांस्टेंट कैपिटल में आपका आ जाएगा मशीनरी। ठीक है, वेरिएबल कैपिटल में आपके क्या आ जाएंगे? लेबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये आप लोग देखोगे ये भी लिखा जा सकता है C/V भी सही है, लेकिन NTARF ने लेटेस्ट आपके आंसर की में अगर आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आता है तो C/V को ही कंसीडर करोगे। C/V ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, C/V C/C+V कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट प्लस वेरिएबल कैपिटल, ये भी सही है। ठीक है, S/B, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आप लोग जो NTARF ने लेटेस्ट अपने आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर माना है C/V को। आप लोग अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग C/V को ही सही करोगे। ठीक है, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल कैपिटल। तो ये इनकी बुक आई थी कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, जिसमें जो 1867 में आई हुई थी। फिर आप लोग देखोगे टेबल इकोनॉमी, यह कब आया था? 1758 में। फ्रेंकोस क्वेश्चन ने दिया हुआ था 1758 में। तो आप लोग देखोगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का आपका मोदी गिलियानी हो गया, ए का ऑप्शन 4 हो गया, बी का आपका क्या हो गया? 3rd हो गया, सी का ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कार्ल मार्क्स हो गया फर्स्ट, डी आपका टेबल की इकोनॉमी फ्रेंकोस क्वेश्चन हो गए, तो डी का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2nd। तो ये 4 3 1 2 4 3 1 2 4 4 4 3 1 2 ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे कह रहा है कि इसमें फॉर प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन में आप लोग देखोगे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें y = a k टू द पावर अल्फा l टू द पावर बीटा दिया हुआ है, और जहां कह रहा है कि a अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये आप लोग देखोगे गिवन है y = a k टू द पावर अल्फा l टू द पावर बीटा, ये आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है ये a और अल्फा बीटा, ये तीनों क्या पॉजिटिव है। ठीक है,
तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1, ये सही है, कहा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली say that degree of homogeneity is equal to 1. Output with respect to the capital is, ये आप लोग देखोगे आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज इक्वल टू द एक्स, ये आप लोग देखोगे आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा, ठीक है, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इज क्या है, ये अल्फा है, तो ये बिल्कुल सही है। ये आप लोग देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल को मेजर करता है, अल्फा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की क्या है, लोच है, बीटा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। दिए गए इक्वेशन में अल्फा जो है इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये भी नहीं दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर 1 होता तो कहा जा सकता था कि इट एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, बट इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड, सो वी कांट से दैट इट एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो हम ये नहीं कह सकते कि पैमाने पर निरंतर रिटर्न प्रदर्शित करता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। डी कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ये सब लोग के पास स्लाइड है, हम लोग स्लाइड पे चेक कर लेते हैं। ये गिवन है y इज इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। ऑप्शन कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर। ये कह रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट ये सही कह रहा है या गलत है। आप लोग देखोगे यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं, ये फैक्टर की बात कर रहा है। सपोज कर लो हम लोग जो है एवरेज प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, किसका, कैपिटल का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y बाई के इज इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा और डिवाइड बाई इसको के कर देंगे, ठीक है। ये y बाई के को हम लोग जो है स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया। ये आपको क्या होगा, ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग नीचे ही रहने दो, के नीचे ही रहने दो। ये आपका देखोगे क्या हो जाएगा, एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, ये क्या है आपका ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, ये क्या है, वाई है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई बाई के, वाई इज इक्वल टू द वाई बाई के। ये क्या हो गया है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू गिवन है ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा और इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम लोग को निकालना है, तो डी वाई बाई इसको कर लें डी के कर लोगे आप लोग, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे आउटपुट को वाई को, तो हम लोग एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को। ये हो जाएगा आपका ए एल टू द पावर अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा और के पावर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 1। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये के टू द पावर बीटा है तो बीटा के पावर बीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया एमपीएल एमपी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये आपका क्या हो जाएगा, ए टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा मल्टीप्लाई बाई
बी के पावर बीटा है, के -1 है, -1 को नीचे ले आओगे तो क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, और यहां से मल्टीप्लाई है बीटा से, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लोग देखोगे a टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा इंटू बीटा अपॉन के है। ये आपका जो है टोटल क्या है, y है। ये आप लोग देख सकते हो यहां से, ये क्या है, y इक्वल टू ए टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बीटा बाई के। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ गया। ये आपका होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और ये आपका क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये देखोगे y बाई के है और ये y बीटा बाई के है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी वुड बी इनकरेक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, नो इट इज नॉट करेक्ट। तो आपका जो है ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इज इक्वल टू द अल्फा, ठीक है। तो आपका ओनली बी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 4। आपका केवल बी करेक्ट है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियाज नेशनल लेवल प्रोग्राम्स। भारत के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आप लोग देखोगे, ऑप्शंस को देखोगे कह रहा है कि MGNREGP महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इज ए वर्कफोर्स प्रोग्राम। यस इट इज एब्सोल्युटली राइट, 2006 में आया हुआ था। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना इज ए डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2015 में मोदी गवर्नमेंट के समय आया हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना इज डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, योजना इज फूड सिक्योरिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम, नो इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कब आई थी, सन 2000 में आई थी, ठीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और नितिन गडकरी ने उनको सजेशन दिया था प्रधानमंत्री रूरल रोड कनेक्टिविटी के लिए। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये क्या है, रूरल रोड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये सन 2000 में आया हुआ था। तो ये इन फूड सिक्योरिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम नहीं है, खाद्य सुरक्षा संवर्धन प्रोग्राम ये नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ये थर्ड जो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सही है, ये सही है। BBBP बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, इज जेंडर इक्वालिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी 2015 में आया हुआ था। तो ये आप लोग देखोगे ऑप्शन थर्ड जो है आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। इसको आप लोग देख सकते हो। आगे कह रहा है विद द इंक्रीज इन द इनकम, जब आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में आय का प्रतिशत कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। When there is an increase in income, the percentage of income as tax falls, it is called progressive tax, no. Proportional tax, no. Neutral tax, no. Regressive tax, yes, it is absolutely correct. उसको क्या बोलते हैं, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर मतलब जैसे ही आपका इनकम बढ़ रहा होता है उस पर प्रपोज होने वाला इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट इज ए रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में आपकी इनकम बढ़ने के साथ उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या हो और तेजी से इंक्रीज हो जाए, दैट इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपका टैक्सेशन का रेट इंक्रीज होता है, दैट इज ए प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव क्या होता है, मोर
इंक्रीमेंट इन द रेट टैक्स एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द इनकम, रिग्रेसिव टैक्स में मोर डिक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स एज कंपेयर टू डिक्रीज इन द इनकम, इंक्रीज इन द इनकम, आय की में बढ़ोतरी के साथ उस पे जो टैक्स का इम्पोजिशन का रेट है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, दैट इज अ रिग्रेसिव टैक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन रिग्रेसिव टैक्स विल बी द राइट। ये क्या हो जाएगा, तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी ऑफ द थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन एज डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित द्वारा विकसित जनसंख्या के सिद्धांतों की कालक्रम की पहचान करें। कार्ल मार्क्स, एडविन कैनन, टी आर माल्थस, सी आर ब्लैकर। तो आप लोग देखोगे पॉपुलेशन की थ्योरीज डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के थ्रू दी गई है। तो इसमें आप लोग देखोगे टी आर माल्थस की जो थ्योरी है सबसे पहले आई थी 1798 में। इनकी जो बुक आई थी या आर्टिकल आया था जो था एंड इससे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध, जो कब आई थी 1798 में। एंड इससे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये कब आई थी 1798 में। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध, ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या के सिद्धांत पर सत्रह सौ अंठानवे में आई थी, जिसको टी आर माल्थस ने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा सी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा इसमें बी आ जाएगा एडविन कैनन। एडविन कैनन की जो आपका है ये आपके कब आया था, मिड 90th सेंचुरी, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई थी पॉपुलेशन पे, ये कब आई थी, लेट 90th सेंचुरी। फिर आपका आ गया था सीपी ब्लेकर, सीपी ब्लेकर का आया था ये 20th सेंचुरी में आई थी, ठीक है, जिसमें आप लोग जनसंख्या के इसमें सीपी ब्लेकर के 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे 5 स्टेजेस के बारे में पढ़े होंगे। तो ये आपका जो है 20th सेंचुरी में आया था। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, टी आर माल्थस, दैट इज सी। सी के बाद आपका आ जाएगा एडविन कैनन, बी। फिर आपका आ जाएगा ए। एडविन कैनन ने मिड 90th सेंचुरी में दिया था, कार्ल मार्क्स ने लेट 90th सेंचुरी में दिया हुआ था, लेट 90th सेंचुरी में दिया था। तो सीबीएडी, सीबीएडी आपका ऑप्शन कौन है, सीबीएडी, सीबीएडी आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ये आपका क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज डू नॉट कम अंडर द एक्सचेंज रेट। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आप लोग देखोगे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, निर्यात गतिविधियां, ये आता है, नहीं आता है पूछा है, ये आता है। तो इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है मनी सप्लाई डिटर्मिनेंट के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, ये भी आपका आता है एक्सचेंज रेट के, ठीक है, एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में आपका इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा। इंपोर्ट एक्टिविटी, ये भी आपका आता है, ठीक है, नहीं आता है पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया इसमें। फिर मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, ये भी आपका क्या आएगा, नहीं आएगा।
ये भी आता है मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, ये नहीं आएगा। ऋण का बहुविधि विस्तार, तो आपके जो बी है एंड ऑप्शन ई, ये आपके दोनों नहीं आएंगे एक्सचेंज रेट के विनिमय दर के अंतर्गत, ये दोनों नहीं आएंगे, ऑप्शन बी एंड ई। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। बी एंड डी ऑप्शन कौन सा है? ए ओनली, बी ओनली, सी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ लाइफ टेबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट। कह रहा है जीवन सरणी में निम्नलिखित में से कौन सा एक फिट नहीं बैठता। आप लोग देखोगे लाइफ टेबल में देयर आर 8 कॉलम्स इन द लाइफ टेबल, यस इट इज राइट। इट टेल्स अबाउट द एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, जन्म आयु विशिष्ट मृत्यु दर को बताता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लाइफ टेबल, ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयु विशिष्ट जन्म दर की जीवन सारणी से प्राप्त की जा सकती है नहीं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जो था बर्थ रेट को एज स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन नहीं होता है लाइफ टेबल में। एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी कैलकुलेटेड, यस। ये आप लोग देखोगे लाइफ टेबल जो होता है एक होता है आपका कोहॉर्ट लाइफ टेबल, इट टेल्स ये क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मोर्टालिटी रेट को बताता है, लेकिन जो आपका कोहॉर्ट लाइफ टेबल होता है इट इज अ जनरल। ये ओवरऑल मोर्टालिटी या जनरल मोर्टालिटी रेट के बारे में बताता है, तो लेकिन जो आपका पीरियोडिक लाइफ टेबल है ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मोर्टालिटी को बताता है। तो आप लोग देखोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ लाइफ टेबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फिट। कह रहा है देयर आर 8 कॉलम्स इन अ लाइफ टेबल, यस 8 कॉलम्स होते हैं लाइफ टेबल में। आप लोग देखोगे लाइफ टेबल जब बनता है तो उसमें जो कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को ध्यान में रख के जो जिन वेरिएबल्स को इंक्लूड किया जाता है उसमें आपका आता है एक्स आता है, ठीक है, क्यू एक्स आता है, पी एक्स आता है, डी एक्स आता है, एल एक्स आता है, स्मॉल एल एक्स, कैपिटल एल एक्स, टी एक्स एंड ई एक्स, ये आपके वेरिएबल्स आते हैं। इसको आप लोग देखोगे
ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एज को रिप्रेजेंट करता है। एक्स आपका क्या है, एज को रिप्रेजेंट करता है। क्यू एक्स जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी, ऑफ मोर्टालिटी इन बिटवीन एज एक्स एंड एज एक्स प्लस वन के बीच में मोर्टालिटी को, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पी एक्स जो होता है एज ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इन बिटवीन, इसको हम लोग थोड़ा क्लियरली इसको नोट कर लेते हैं। ये आपके टोटल होते हैं, ये देखोगे इसको आप लोग काउंट करोगे तो टोटल 8 है, इसलिए इसको कहा जाता है कि देयर आर 8 कॉलम्स इन अ लाइव टेबल। लाइव टेबल में 8 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये एक्स जो है आपका क्या है, एज को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर्टालिटी इन बिटवीन एज एक्स एंड एक्स प्लस वन, मतलब जो आपका करंट एज है और उससे उसमें 1 साल के बीच, इन दोनों के बीच में मोर्टालिटी रेट क्या रही है, उसको उसकी प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को बताता है। ये आपको बताता है क्यू एक्स। पी एक्स आपका बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। डेथ एट एग्जैक्ट एज एक्स, एल एक्स जो होता है ईयर्स लिव्ड, इन बिटवीन एज एक्स एंड एज एक्स प्लस वन। ठीक है, number of year live at exact age x, ये आपका एल एक्स बताता है। टी एक्स होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर लिव टोटल नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड आफ्टर एग्जैक्ट एज एक्स। ठीक है, एक्स क्या देता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर एज एक्स। तो ये आपके वेरिएबल्स हैं जिसमें आपका एज है, क्यू एक्स है, क्यू एक्स है, पी एक्स है, डी एक्स है, स्मॉल एक्स, कैपिटल एल एक्स, फिर टी एक्स, कैपिटल टी एक्स और ई एक्स। ये आपकी जो है कॉलम्स है, 8 कॉलम्स होते हैं आपके लाइव टेबल में, जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हो।
ये आपका क्या है, एक्स है, क्यू एक्स है, टी एक्स है, डी एक्स है, एल एक्स है, कैपिटल एल एक्स, टी एक्स एंड ई एक्स। दीज आर द 8 कॉलम्स इन द लाइव टेबल। तो इसलिए आपका इसमें कह रहा है कि इन द लाइव टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट। ये स्पेसिफिक जो होता है बर्थ रेट कैन बी डिराइव्ड, ये नहीं होता। ठीक है, इसको आप लोग यहां से भी देख सकते हो, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट नहीं होता है, इसको आप लोग देख सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एप्लीकेबल टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड। क्लासिकल के व्यापार सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्य का श्रम सिद्धांत, यस इट इज, ये अप्लाई होता है। इसमें कहते हैं कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो कहता है कि किसी भी कमोडिटी का जो भी प्राइस है उसके प्रोडक्शन में जो लेबर लगे हैं उस लेबर का जो कास्ट या पेमेंट दिया गया है उनको एम्प्लॉयमेंट उनके प्रोडक्शन के लिए, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। उस पर्टिकुलर उस वस्तु का वह मूल्य इसलिए है क्योंकि उसको बनाने के लिए उसके उत्पादन में जो लेबर या श्रम लगा है उसके उत्पादन के लिए वो उसके मूल्य के बराबर होता है। जो उसको क्या दिया जाता है, उसकी मजदूरी दी जाती है। दैट इज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। किसी भी वस्तु का मूल्य इसलिए है क्योंकि उसके उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में जो लेबर लगा है, किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए लेबर के मूल्य के बराबर है, लेबर को दिए गए मजदूरी के बराबर है, इसीलिए किसी वस्तु का मूल्य होता है। देयर इज a price of a commodity because in the production of that particular commodity there is a engagement of that labor and that is equal to the price of that commodity। किसी भी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे गए श्रम को दी जाने वाली मजदूरी के बराबर होता है। दैट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो ये क्या है, कह रहा है इस पर लागू लागू नहीं होता है, इज नॉट एप्लीकेबल टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो ये आपका है लागू होता है। वन फैक्टर मॉडल, यस ये भी सही है। ये लेबर को केवल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर को कंसीडर करते हैं। श्रम ही केवल क्या है, उत्पादन का एक कारक है। लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट सेटिस्फाइज जीरो सम गेम। यह क्या होता है, शून्य खेल को संतुष्ट करता है। इट सेटिस्फाइज, यस ये भी सही है। ठीक है, तो आपके ए बी सी तीनों सही है। इट इज ए मल्टी फैक्टर मॉडल, यह एक बहुकारक मॉडल है, मल्टी फैक्टर मॉडल नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, ये भी नहीं है। तो आपके डी एंड ई क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। डी एंड ई दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आप लोग देखोगे, ये गिवन है ए इज इक्वल टू 204, ये क्या है 131 एंड बी इज गिवन एट 450। ये आप लोग देखोगे किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू रो इंटू सी, आर इंटू सी। ये क्या है, रो है और ये क्या है, इसका कॉलम है। कितनी पंक्तियां हैं और कितने उसके कॉलम हैं, ठीक है, तो रोज एंड कॉलम। तो इसमें आप लोग देखोगे रो कितने, 2। ये कितना है, इसका ऑर्डर क्या है, 2:1, 2:3। 2 रो है 3 कॉलम है। इसमें आप लोग देखोगे 1:3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा सही है, ए बी पावर ट्रांसपोज इज 819। तो आप लोग देखोगे ए गिवन है, ए इज गिवन एज 204। ये क्या है 204 और ये क्या है 131। ठीक है, बी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, बी इज इक्वल टू 450। बी का जब ट्रांसपोज निकालोगे तो रो कॉलम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये रो है, ये कॉलम हो जाएगा 450, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 450, ए बी पावर ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, बी पावर ट्रांसपोज का हो गया। तो ए बी पावर ट्रांसपोज की जब वैल्यू निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, 2 4 जा 2 का 4 में मल्टीप्लाई होके 8, 0 इंटू 5 0 और 4 प्लस 0 0 हो जाएगा। 1 4 जा 4, 3 5 जा 15 एंड 1 0 0। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 19।
इसको आप लोग देखोगे तो ये आ गया आपका कितना 8 और ये हो गया कितना 19। तो ए बी पावर ट्रांसपोज की वैल्यू ए बी पावर टी इज इक्वल टू 819। यस इट इज ए करेक्ट। ए बी टी इज डिफाइंड। यस जब ए बी टी को आपने फाइंड आउट कर लिया तो ये डिफाइंड है। डिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोग देखोगे 2 into 3 है और इसका क्या है 1:3 है। तो ये क्या होगा ए बी टू पावर ट्रांसपोज क्या डिफाइंड है। अब आप लोग ऑप्शंस को जब भी एनटीए नेट जेआरएफ का पेपर आता है तो उसमें आप लोग ऑप्शंस को क्वेश्चन को पढ़ो फिर ऑप्शंस को देखो एलिमिनेशन मेथड को लगाओ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एलिमिनेशन मेथड को लगाने के लिए कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस में देखोगे डी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे डी तो दिया हुआ है लेकिन ऑप्शंस में कहीं डी पे दिया नहीं हुआ है तो इसको एलिमिनेट कर दोगे पहले ही। ए बी को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब सी और ई को हम लोग को चेक करना है। ए बी देखोगे जिसमें है ए बी जिसमें है तो उसको आप लोग ये इसको एलिमिनेट कर लोगे। ए बी जिसमें है एलिमिनेट कर लोगे। अब देखो ए बी इसमें है इन दोनों में है और सी एंड ई में से हम लोग को चेक करना है कि है कि नहीं। ठीक है तो आप लोग देखोगे सी तो दोनों में है लेकिन पहले हम लोग ई को चेक कर लेते हैं ई सही है कि नहीं। अगर ई को अगर फाइंड आउट चल गया कि करेक्ट है तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एलिमिनेशन में थर्ड लगाया करो। जब भी आप लोग एनटीए नेट जेआरएफ का पेपर देते हो तो टाइम का फाउंडेशन होता है विद इन टाइम फ्रेमवर्क हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें आप लोग देखोगे टाइम टेकिंग ना टाइम का यूटिलाइजेशन जो होता है आप लोग क्या करोगे वाइजली करोगे। तो ये आप लोग देखोगे इसको हम लोग फाइंड आउट कर लें बी ए पावर ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लें ये 819 आ रहा है कि नहीं। बी हम लोग का गिवन है बी इज गिवन एज 450। ठीक है ए कितना है ए ये गिवन है हम लोग का। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 204 एंड 131। ठीक है पहले 3 कॉलम्स थे अब 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है अब मल्टीप्लाई करोगे बी ए टू द पावर टी बी ए टू द पावर टी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 450 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 204131। ये जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 8 500 एंड आपका ये हो जाएगा क्या 0 2 4 0 और ये आपका हो जाएगा 4 1 4 5 3 15 एंड 0 2 1 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 हो गया और 15 + 4 19 हो गया। तो ये 8 और 19 भी आ रहा है तो ई बी ए टू द पावर टी ट्रांसपोज इसकी वैल्यू भी 819 आ रहा है। मतलब ए बी एंड ई सी दोनों में कॉमन है तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा ए बी एंड सी ई। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है इसको इस तरीके से किया जा सकता है। ये आप लोग देखोगे इनपुट आउटपुट मॉडल का जो आप लोग पढ़ते हो लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल तो उस इनपुट आउटपुट मॉडल से फाइनल डिमांड वेक्टर का ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आप लोग देखोगे इसमें पढ़ते हो जब आप लोग फाइनल डिमांड वेक्टर हम लोग मैट्रिसेस लियोनटिफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग देखते हो x इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स प्लस एफ ये फार्मूला होता है ऑप्टिमल आउटपुट लेवल ऑफ 2 कमोडिटीज के लिए। formula for the optimal output level of 2 commodities क्या होता है x इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ। इसको अगर इधर ले आओगे तो आप लोग तो x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। ये हम लोग इसको लिखते हैं i माइनस ए ये क्या दोनों में कॉमन क्या है x इज इक्वल टू एफ या x इज इक्वल टू हो जाता है i माइनस ए का इनवर्स
इंटू एफ, ठीक है, ये होता है एक्स। जब हम लोग टू ऑप्टिमल आउटपुट लेवल ऑफ टू कम्युनिटीज को निकालते हैं तो इसका ये फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर फाइनल डिमांड वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस फार्मूले का यूज करके आप लोग सॉल्व करोगे तब ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक्स क्या होता है आपका, आउटपुट है ऑप्टिमल आउटपुट लेवल ऑफ टू कम्युनिटीज, आई माइनस ए, ये आप लोग देखोगे ऑप्टिमल आउटपुट लेवल कॉम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। एफ आपका फाइनल डिमांड वेक्टर है जो दिया है, गिवन इसकी वैल्यू दी है। ये डी आपका फाइनल डिमांड वेक्टर है, 10 20 गिवन है। ए भी पावर ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं हम लोग टू कम्युनिटीज के आउटपुट ऑप्टिमल आउटपुट कम्युनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। आई माइनस ए को हम लोग कैसे निकालेंगे, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई यहाँ पे आप लोग देखोगे मैट्रिक्स हम लोग का 2:2 का है, 2 रो एंड 2 कॉलम ऑर्डर का है, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। इसको लेकर हम लोग आई माइनस ए को फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.25 0.40 0.10 एंड 0.10। अब हम लोग आई माइनस ए को फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है आपका एक्स आई माइनस ए का क्या है, इनवर्स ए पावर टी ट्रांसपोज इनटू द फाइनल डिमांड वेक्टर। आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये होता है 2:2 का मैट्रिक्स हम लोग का ए गिवन है, तो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ये कितना हम लोग का गिवन है 0.25 0.25 0.40 0.10 0.10, ठीक है। अब हम लोग आई माइनस ए को फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई माइनस ए को आप लोग जब करोगे ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.725, ये आपका हो जाएगा 0.75। 0 माइनस 0.40 माइनस 0.40 हो जाएगा। 0 माइनस 0.10 ये आपका हो जाएगा माइनस 0.10। 1 माइनस 0.10 ये आपका हो जाएगा 0.90। ये आपका क्या हो गया आई माइनस ए। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.90, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.40। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग ये हो जाएगा आपका कितना 0.6750, और ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0.04। तो इसको जब आप लोग ऐड करोगे यहाँ पे ये देखोगे तो ये क्या है, ये होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। यहां से हो जाएगा 0.6750 माइनस 0.0400 057 माइनस 4 3 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6350, ठीक है। ये आई माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे हम आप लोग इसको इससे सॉल्व करोगे तो आंसर फाइंड आउट होगा। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, एनटीए को इतना जो है टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चंस जो है नहीं पुट करना चाहिए, या फिर आप तुक्के में करो तो आपकी सही हो जाए बात अलग है, लेकिन इसको बिना सॉल्व किए इसको आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और लेंथी है। ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये था आई माइनस ए का इनवर्स इंटू ए पावर ट्रांसपोज इंटू मल्टीप्लाई बाई फाइनल डिमांड वेक्टर।
ये आई माइनस ए आ गया, आई माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा आपका 1 आई माइनस ए, ये भी लिखा जा सकता है, इंटू ए पावर टी इंटू फाइनल डिमांड वेक्टर। तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा, और ए पावर ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो ये आया है आई माइनस ए, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दोगे तो ये आपका ए पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आप लोग कर दोगे इसको 0.75, ये हो जाएगा माइनस 0.40, ये हो जाएगा माइनस 0.10, और ये हो जाएगा 0.90। इसका आंसर आप लोग ऐसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे 1/0.6350। एक पावर ट्रांसपोज की वैल्यू यहां से ये रखोगे 0.75 माइनस इसकी वैल्यू आ गई 1/i-a की वैल्यू कितनी आ गई 0.6350 आ गई है। ये ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75, और ये माइनस 0.10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.40, और ये आ जाएगा 0.90, और मल्टीप्लाई बाई फाइनल डिमांड वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है 10 एंड 20, यहाँ पे रखोगे 10 एंड 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसको आगे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.75 मल्टी डिवाइडेड बाई 0.6350। ठीक है, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा माइनस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.6350। ऐसे सबको क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, माइनस 0.40 डिवाइड करोगे 0.6350, और ये आ जाएगा आगे क्या करोगे 0.90 डिवाइडेड बाई 0.6350। और फाइनल डिमांड वेक्टर कितना दिया है 10 एंड 20। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आ गया। इसको आप लोग जब आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 26.77 25.22। बहुत ही टाइम टेकिंग है, इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे आप लोग 0.6 जो भी वैल्यू आएगी, इसकी भी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी भी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो, फिर इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी फिर उसमें फाइनल डिमांड वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 26.77 25.220। ये इसके मेथड्स हैं, इस मेथड्स के थ्रू आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इस फार्मूले का यूज करके इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। कह रहा है निम्नलिखित अवधारणाओं को परिचय को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें सबसे पुराने से सबसे नवीनतम तक। इसमें कह रहा है एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस बाय मिल्टन फ्रीडमैन, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय ड्यूसेनबेरी, इफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम बाय कैलिस्की। तो इसमें आप लोग देखोगे जो आपका एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है मिल्टन फ्रीडमैन का, ये आपका कब आया था 1956 में आया था। ठीक है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आपका ड्यूसेनबेरी का कब आया था 1949 में। इफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस आप लोग देखोगे ये आपका 20th सेंचुरी के लेट 20th सेंचुरी आई थी, लेट 20th सेंचुरी। ठीक है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस देखोगे आप लोग तो ये आया था 1970s। इसमें आप लोग इसको देख सकते हो, एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस आपका जो है 1970s के आसपास आया था। ठीक है, 1980s के आसपास 1980-82 में आया हुआ था। रेशनल एक्सपेक्टेशन आपका हाइपोथेसिस जो है ये आपका आया था 1972 के आसपास आया था। इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम बाय कैलिस्की ये कब आया था 1933 में।
थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल में इन्होंने इसका इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम बाय केलेस्की फॉर द बिजनेस साइकिल के लिए इन्होंने उसमें उस आर्टिकल में इन्होंने इसको बताया 93 में। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजनबेरी का है। ये ड्यूजनबेरी की जो बुक आई थी उसमें रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में उन्होंने बताया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये कब आई थी? 1993 में। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, फिर आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आया था, ये आपका एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ हाइपोथेसिस कब आया था? 1956। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजनबेरी का कब आया था? 1949। इनकी बुक थी इनकम सेविंग एंड थ्योरी अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये 1949 में आया था। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन जो होता है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन मिल्टन फ्रीडमैन का है, तो इसमें उन्होंने बताया इसको। उपभोग फलन का सिद्धांत। ठीक है, 1956 में मिल्टन फ्रीडमैन का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ये आपका ड्यूजनबेरी का है, 1949 में आया था। इनकम सेविंग एंड थ्योरी अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में, आय बचत और उपभोक्ता के व्यवहार, ये जो 1949 में था किसका? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजनबेरी का। फिर इफिशियंसी हाइपोथेसिस आपका जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने दिया हुआ था। ठीक है, आपका एफिशिएंसी हाइपोथेसिस ये कब आई हुई थी? आपका 1982 80s के डिकेड्स में आया था, नियर अबाउट 1982 में। ठीक है, फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस आपकी जो रॉबर्ट लुकाच और जॉन मुथ ने दिया हुआ है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ये आपका आया था 1970s के डिकेड्स में। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो अगर ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात किया जाए तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? ई के बाद आपका आ जाएगा बी के बाद आपका आ जाएगा ए के बाद आपका आ जाएगा डी एंड डी के बाद आपका आ जाएगा सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। आगे आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये आप लोग देखोगे यूनिट रूट टेस्ट है, स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए यूनिट रूट टेस्ट हम लोग अभी इसके पहले हम लोग जो है पिछला जो अभी जून में जो पेपर हुआ था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगस्त में जो 2024 में पेपर हुआ था उसमें सॉल्व किया था। सेम क्वेश्चन, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है वहां से, आप लोग को मैचिंग के देख सकते हो। यूनिट रूट टेस्ट जो है आपका स्टेशनरिटी के लिए, यूनिट रूट टेस्ट क्या है आपका? स्टेशनरिटी के लिए। कंटीजेंसी टेबल जो होता है आपका काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट स्टूडेंट टी टेस्ट के लिए। ऑटो कोरिलेशन आपका डेविड वाटसन टेस्ट के लिए। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 3, बी का आपका हो जाएगा 4, सी का आपका हो जाएगा सेकेंड एंड डी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो इसको आप लोग मैच कर सकते हो, ए का 4, ए का 4, ए का 3, ए का 3 है एंड बी का 4, ए का 3 एंड बी का 4। ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इन द क्लासिकल मैक्रो मॉडल कह रहा है कि अप्रत्याशित झटके के बिना क्लासिकल मैक्रो मॉडल में हमारे पास हो सकता है। इन द न्यू क्लासिकल मैक्रो मॉडल, न्यू क्लासिकल है, आप लोग देखते हो क्लासिकल है, नियो क्लासिकल है और न्यू क्लासिकल है। ठीक है, ये आप लोग जो स्कूल्स होते हैं क्लासिकल के, स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को, उसको आप लोग उसको रटना पड़ेगा। जो आप लोग के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, न्यू किन्सियन, किन्सियन, अर्ली किन्सियन, पोस्ट किन्सियन, क्लासिकल्स, न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, तो क्या होते हैं, कौन से इकोनॉमिस्ट कौन से क्राइटेरिया में कौन सी स्कूल में लाइज करते हैं, इसको आप लोग को रटना पड़ेगा।
क्योंकि कई बार आप लोग देखते हो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ये नियो क्लासिकल कौन से हैं या फिर न्यू किन्सियन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखोगे इसमें कह रहा है कि न्यू क्लासिकल मैक्रो मॉडल, एक होता है आपका क्लासिकल, एक होता है आपका फिर नियो क्लासिकल, जिसमें आपके 16 आते हैं, फिर आपका आता है क्या न्यू, यानी डब्ल्यू न्यू क्लासिकल है, इसमें कह रहा है न्यू क्लासिकल। तो न्यू क्लासिकल में आप लोग देखोगे मैक्रो मॉडल विदाउट अनएंटिसिपेटेड शॉक, बिना अप्रत्याशित झटके के। अगर कह रहा है कि देखो अनएंटिसिपेटेड शॉक होता मतलब जिसको एंटिसिपेट फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कह रहा है विदाउट अनएंटिसिपेटेड, विदाउट को ऐड कर दिया मतलब एंटिसिपेट किया जा सकता है। विदाउट को ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसको फोरकास्ट कर सकते हैं, दैट इज एंटिसिपेटेड। तो एंटिसिपेटेड में अगर केवल अनएंटिसिपेटेड होता, आपको जिसके बारे में अप्रत्याशित झटके जिसके बारे में एंटिसिपेट नहीं किया सकता था या फोरकास्ट नहीं किया जा सकता था, तो उसमें आपका क्या होता, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आता, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता। लेकिन कह रहा है विदाउट अनएंटिसिपेटेड, विदाउट को ऐड कर दिया मतलब एंटिसिपेट किया जा सकता है। क्वेश्चन में आप लोग देखोगे थोड़ा सा घुमा दिया है कंफ्यूजन के लिए, क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। अनएंटिसिपेटेड जिसको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, जिसको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता तो उसमें आपका इनवॉलंटरी भी आ जाता, डिसगाइज्ड भी आ जाता, साइक्लिकल भी आ जाता। लेकिन कह रहा विदाउट अनएंटिसिपेटेड, विदाउट अनएंटिसिपेटेड मतलब अप्रत्याशित झटके के बिना, मतलब जिसको फोरकास्ट किया जा सके, जिसके बारे में भविष्यवाणी किया जा सके, दैट इज ए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। फिलिप्स कर्व आप लोग पढ़ते हो, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेयर there is exist of the natural rate of unemployment, that is a condition of full employment। वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है जहां पे फिलिप्स कर्व क्या होता है, वर्टिकल होता है। there is no such a trade off in between the rate of inflation and unemployment in the long run, जो है दीर्घावधि में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में किसी तरीके का कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ए फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ए फुल लेवल ऑफ क्या होता है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर होती है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज द क्लासिकल मैक्रो मॉडल विदाउट अनएंटिसिपेटेड शॉक, दैट इज ए एंड ई, ए एंड ई इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये आप लोग देखोगे कह रहा है कि गिवन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो था उद्देश्य फलन दिया हुआ है y is equal to fx1 x2 xn and the constant given है gx1 x2 to xn equal to 0, the second order condition of an extremum, एक्सट्रीमम के लिए द्वितीय ऑर्डर की कंडीशन स्थिति क्या होगी, ये आप लोग देखोगे हेजियन मैट्रिक्स है, हेजियन मैट्रिक्स विद लेग्रांज फंक्शन, have characteristics, इनका characteristics क्या होता है, h2 is greater than 0 and h3 for maximum is less than 0। सेकेंड क्या होता है, h2 ये आप लोगों को रटना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका हेजियन मैट्रिक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, ये इसको रटना पड़ेगा कि अगर लेग्रांजे मल्टीप्लायर के साथ हेजियन मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्सट्रीमम के लिए पूछ रहा है तो उसमें मैक्सिमम के लिए क्या होगा और मिनिमम के लिए क्या होगा। मैक्सिमम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होता है H2 की, जो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होता है, और H3 जो है आपका ये निगेटिव होता है। मिनिमम के लिए आप लोग देखोगे, मिनिमम के लिए तो H2 भी आपका 0 होता है, निगेटिव होता है,
एंड H3 भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ये मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए H2 क्या होता है पॉजिटिव एंड H3 क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसमें आप लोग देखोगे H2 इज 0, H2 पॉजिटिव होता है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। H2 इज पॉजिटिव, H3 इज इक्वल टू 0 फॉर द मैक्सिमम। यस ये सही है। H2 इज लेस देन 0 एंड H3 इज ग्रेटर देन 0, मिनिमम के लिए ये नहीं है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। H2 इज लेस देन 0 एंड H3 इज द फॉर मिनिमम। फॉर मिनिमम आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑप्शन, तो डी एंड ई ऑप्शन बोथ आर द सेम। डी और ई दोनों क्या है सेम है, ठीक है। देखोगे बी H2 देखोगे यहाँ पे भी लेस देन 0 है, H3 भी है तो ये भी लेस देन 0 है। तो इसमें बी एंड डी एंड बी एंड ई दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे एन टी ने बी एंड ई को कंसिडर किया है, जबकि डी एंड ई दोनों ऑप्शंस क्या है सेम है। दोनों ये क्या है मिनिमम के लिए है, ये भी मिनिमम के लिए है। यहाँ पे आप लोग देखोगे मिनिमम के लिए कंडीशन होता है सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा नेगेटिव होगा, और H3 के लिए क्या होगा H3 क्या होगा नेगेटिव होगा मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए क्या होता है H2 पॉजिटिव होता है, H3 आपका नेगेटिव होता है। तो ये आप लोग देखोगे डी एंड डी बोथ आर सेम ऑप्शंस, बी एंड डी एंड बी एंड डी कुछ भी हो सकता है, तो आयोग ने बी एंड डी को कंसिडर किया है। यहाँ पे आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, if a variable has m categories then we can run a regression using m-1 dummy variables with an interceptor। कह रहा है कि यदि किसी चर में m श्रेणियां हैं तो निम्न का उपयोग करके प्रतिगमन चला सकते हैं। m-1 डमी चर और एक और अवरोधन पद। यस ये सही है। m डमी चर और अवरोधन पद नहीं, अवरोधन के बिना m-1 नहीं, अवरोधन के बिना m+1 नहीं। तो ये आपके सारे ऑप्शंस क्या है इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका सही है, m-1 डमी वेरिएबल विद एन इंटरसेप्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये आप लोग देखोगे दीनदयाल उपाध्याय, कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये क्या है आपका रूरल स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो रूरल एरिया में ये स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। इज नॉट पूछ रहा है, नॉट रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये है इट इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी, ठीक है। तो ये क्या है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये भी क्या है रोड कनेक्टिविटी है, रूरल रोड कनेक्टिविटी के लिए है। तो ये भी क्या है ये 2000 में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। नीतीश आपके जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी के सजेशन पे इन्होंने ये दिया था, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये 2000 में आई थी। ये क्या है रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोग्राम, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये क्लीननेस ड्राइव है। अक्रॉस इंडिया, भारत के सभी राज्यों के लिए या स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये क्या है क्लीननेस ड्राइव है, नॉट ये पर्टिकुलर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा स्वच्छ भारत मिशन नहीं होगा। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यस ये है। इसमें आपकी जो विडोज हैं या PWD हैं,
पर्सन विद डिसबिलिटीज है, पर्सन विद डिसबिलिटी, दिव्यांग, उनको क्या है गवर्नमेंट फैसिलिटीज या गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट का तो क्या है प्रोविजन है, उनको प्रावधान है, उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन इसमें नहीं आएगा रूरल, क्योंकि ये क्लीनेस्ट ड्राइव है, नॉट ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन में फाइंड आउट करना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कंडीशन द फर्स्ट इक्वेशन इज, कह रहा है कि ऑर्डर कंडीशन के अनुसार पहला समीकरण है, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड, जस्ट आइडेंटिफाइड, ओवर आइडेंटिफाइड, नॉट पॉसिबल। तो इसका आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर के टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे एक इकोनोमेट्रिक्स का आप लोगों को देखोगे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया गया था। तो उसमें ये नोट्स आप लोग को दिया गया था कि कैसे जो होता है इक्वेशन को सिमल्टेनियस इक्वेशन का फाइंड आउट किया जाता है कि अनआइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है k-1 इक्वल टू g-1। ठीक है, जी आपको टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन है दैट पार्टिकुलर इक्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 3, पहले इक्वेशन की बात की जा रहा है 1, जी के आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप लोग देखोगे इसमें क्या है, y1 है, y2 है, y3 है, x1 है, x2 है एंड x3 है। x1, x2 एंड x3, ये आपका क्या हो जाएगा k। m क्या होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। उस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, तो क्या आप लोग देखोगे टोटल कितना 6, और पर्टिकुलर हम पूछ रहा है कौन सा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखना है। ये आप लोग देखोगे y1, y2, y3, x1, x2, तो टोटल कितने 6 - 5 और इक्वल टू 3 - 1 कितना आ गया 2, 6 - 5 कितना आ गया 1, ये 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन 2, तो ये क्या हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड। इसमें आप लोग देखोगे इसका फार्मूला होता है ये आपका जो होता है जी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन दैट पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन 3, पहले इक्वेशन की पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन है कि आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टोटल इक्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन k-m इक्वल टू g-1, इफ k-m इज इक्वल टू g-1, ये आ गया दोनों, तो ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है, k-m लेस देन g-1, ये क्या हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड। k-m ग्रेटर देन g-1, ये क्या हो जाएगा ओवर आइडेंटिफाइड। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है कितने हैं 6 हैं, y1, y2, y3, x1, x2, x3। उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन 1 की बात किया जा रहा है तो इसमें कितने टोटल 5 है। ये आप लोग देखोगे ये 1 है, 2, 2, 3, 4, 5, तो 6 - 5 कितना हो गया 1 आ गया, एंड 3 - 1 g-1, जी मतलब टोटल इक्वेशन 3 है, पहले इक्वेशन की बात कर रहा है तो 3 - 1 क्या हो गया 2, 1 इज लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा आपका अनआइडेंटिफाइड। तो ये आप लोग देखोगे अनआइडेंटिफाइड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे द मेथड ऑफ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस चेंज ऑफ ए हाउस ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंट लाइक स्टार्टिंग ऑफ पार्क, साइंस, सैनिक ब्यूटी एटसेट्रा। कह रहा पर्यावरण में परिवर्तन जैसे पार्क, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के कारण घर के मूल्य के परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है ट्रेवल कॉस्ट मेथड। नो,
हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, यस ये है, प्रोडक्शन फंक्शन मेथड नहीं है, कंटीजेंस वैल्यूएशन मेथड नहीं है, हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। टेल इसका आप लोगों को नोट्स जो है या इसका एक इमेज का स्क्रीनशॉट आप लोगों को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया गया था नेट एग्जाम के जस्ट नेक्स्ट डे 3 जनवरी 2025 को एनटीए नेट जेआर का पेपर हुआ था। उसके नेक्स्ट डे इसका जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था कि हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, आपका ट्रेवल कास्ट मेथड के बारे में भी आप लोगों को नोट्स दिया गया था। हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, प्रोडक्शन मेथड, कंटीजेंस वैल्यूएशन मेथड। तो इसमें आपका जो हेडोनिक प्राइसिंग मेथड जो होता है, इट टेल्स अबाउट मेथड जो होता है, इट टेल्स अबाउट साइनिक ब्यूटी, पार्क्स, ठीक है, इसकी बात करता है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनटीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स ऑफ जनवरी 2025 सेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बचे हुए पार्ट्स को जो है बाई पार्ट में 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट एनटीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जनवरी 2025 सेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और अब तक आप लोग जो है यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिए भी जुड़ सकते हो।